हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द बिहारीज एकेडमी पर। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार खत्म हो चुका है और उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही सेफ तरीके सुरक्षित तरीके से दीपावली का त्यौहार मनाया होगा, बहुत ही खुशी और उल्लासपूर्वक अपने परिवार के साथ। अब जो है हमारा पढ़ाई है धीरे धीरे रिज्यूम होगा। अभी छठ तक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि सब लोग घर छठ हो रहा होगा थोड़ा सा, और बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा महापर्व है, बिहार का महापर्व है। तो उस त्योहार में भाग लेना, और नहीं भी हो रही है अपने घर पे नहीं हो रही है तो आप दूसरे का हेल्प करके भी, मतलब कि अगल बगल पड़ोसी में, चाहे मतलब कोई भी अगर बाजार भी जा रहा है चाहे उसके साथ थोड़ा सा हेल्प करके आप इस पुण्य का भागीदार बन सकते हैं और इस त्योहार के भागीदार बन सकते हैं। तो आप लोग खूब इंजॉय कीजिए, छठ तक इंजॉय करते हैं, उसके बाद तो कोई त्योहार नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद आप लग जाइए क्योंकि आपके पास 2.5 महीने बचेंगे उसके बाद, जहां पे हम भी बहुत रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ेंगे, आपके कोर्स को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करेंगे और कराएंगे भी बहुत अच्छे तरीके से। और आप भी अपनी पढ़ाई को पूरे युद्ध स्तर पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो अपना तीसरा चैप्टर जो अपना चल रहा था हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसको हम लोग आज खत्म करने की ओर हैं, आज खत्म करेंगे। ये अपना दूसरा लेक्चर होगा उस चैप्टर का। जो पहले लेक्चर में मैंने बताया था, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा तो, कि वियतनाम वियतनाम के जो राष्ट्रवादी आंदोलन था, या वियतनाम में राष्ट्रवाद का प्रसार किस तरह से हुआ, उस चीज को मैंने बताने की पूरी कोशिश की थी। पूरे कहानी के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज मतलब कि आज मैं ये वीडियो अपलोड जब करूंगा तो उसके नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ उसका जो पहला पार्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। अब जो बात है, आज जो बात हो रही है वो हिंद चीन में जो 3 देश थे जिसमें मैंने बताया था वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, उसमें से मैं आज लाओस और कंबोडिया की बात करने जा रहा हूं। तो लाओस और कंबोडिया जो कि हिंद चीन के ही क्षेत्र थे, और उसमें राष्ट्रवाद का प्रसार कैसे हुआ, इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। हम लोग मैप के माध्यम से हम जान चुके हैं कि वियतनाम कहाँ था, लाओस किधर था और कंबोडिया किधर था, तो उसको जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको एक बार मैप देख लेना चाहिए ताकि चीजें आसान पड़ जाए। अब देखिए, जो बात चल रही है वो बात चल रही है लाओस की इस अभी, उसके बाद कंबोडिया की हम लोग बात करेंगे। जो लाओस है वो हिंद चीन का एक देश है, और 1954 का जो आपको याद होगा, अगर आप किताब पढ़ोगे तो जिनेवा समझौता जो हुआ है उसमें आपको दिखेगा कि वियतनाम जो है, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम में ये हो गया, डिवाइड हो गया। उसके बाद से लाओस जो है, लाओस में राजतंत्र थोड़ा बहुत जो वैधानिक राजतंत्र या बढ़िया राजतंत्र कह सकते हैं आप, थोड़ा बहुत सुधार के साथ वहां पे होना स्टार्ट हुआ। बट यहां से संतुष्टि मिलने वाली थी नहीं, और जो चीजें होंगी इसी पे चलेंगी कि किस तरह से लाओस को राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ और किस तरह से वो उस वहां पर वामपंथ का क्या हुआ, प्रसार हुआ। ठीक है, इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आप अगर जान लेते हो कि लाओस में ऐसा क्या था कि गृह युद्ध हो गया, या मतलब लाओस में जो संघर्ष है ये क्यों हुआ, इसको जानने के पीछे आपको ये लेक्चर देखना चाहिए। अब पहला जो पॉइंट है हमारा, मैंने लिखा है 1954 ईस्वी की जेनेवा समझौता से लाओस में संसदीय प्रणाली तथा कुछ कुछ समय के लिए शांति हुआ, पर समस्या कुछ और थी। क्या भाई, इसका मतलब हुआ कि 1954 का जब जेनेवा समझौता हुआ तो वहां पे लाओस में भी संसदीय प्रणाली अपना ली गई, मतलब कि एक तरह से लोकतंत्र गणतंत्र की बात कह सकते हैं कि वहां भी अपना ली गई। बट वहां पे क्या था कि थोड़ा बहुत प्रसार था साम्यवाद का पहले से ही, वामपंथ का पहले से ही, तो ये किसको गंवारा नहीं होगा, अमेरिका को। और अमेरिका हमेशा क्या चाहेगा कि वहां पे गृह युद्ध हो, वहां पे अशांति फैले, और लास्टली हमारा जो है, हमारा जो शासक है वहां पे क्या हो जाए, विद्यमान हो जाए और लाओस पर हमारा कब्जा हो जाए। तो इसी चीज की संघर्ष, क्योंकि वहां पे जब ये शांति हुई तो इन दिनों दक्षिणी वियतनाम में क्या चल रहा था हम लोग को पता है कि साम्यवाद का प्रसार हो रहा था। यहाँ पे साम्यवाद ये नहीं है, ये गलती से हो जाता है। तो साम्यवादियों का प्रसार है यहाँ पे, कि साम्यवादियों का प्रसार होता है कहाँ पे, दक्षिणी वियतनाम में। और उसके साथ साथ जो लाओस में जो चीजें चल रही है, वहां पे 3 सौतेले भाइयों की लड़ाई चल रही है। क्या चल रही है साथ साथ में, 3 सौतेले भाइयों की लड़ाई। अब समझ लीजिए कि अपने परिवार में ही जब कलह हो और 3 भाइयों के बीच में अगर लड़ाई हो तो फिर अगला तो फायदा उठाएगा, बाहरी फायदा उठाएगा, पड़ोसी फायदा उठाएगा ही। तो वही चीज हुआ यहाँ पे लाओस में। और जो 3 भाई थे, पहले राजकुमार जो सुवर्ण फूमा थे, सुवर्ण फूमा नाम है, ये थे तटस्थवादी विचारक। तटस्थवादी विचारक मतलब कि ये तीनों अपने अपने तरीके से राजनीति में भाग लेने की कोशिश कर रहे थे, मतलब कि गद्दी को हड़पने की कोशिश या गद्दी के कब्जे करने की कोशिश या लाओस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, आप कह सकते हैं। तो पहला जो भाई था, पहला जो राजकुमार था, वो सुवर्ण फूमा था, तटस्थवादी था। तटस्थवादी आदमी वही होता है जो कि न्यूट्रल हो, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा रिएक्शन ना दे, चाहे वो खुशी हो, चाहे गम हो, चाहे कोई भी
प्रॉब्लम हो वो हमेशा क्या हो, तटस्थ रहे, हमेशा क्या रहे, शून्य रहे। ठीक है, तो उस तरह के ये राजकुमार थे और इस तरह से वो गद्दी हासिल करना चाहते थे। दूसरे जो राजकुमार हैं ये हैं सुफन्नबोंग, जिनको पाथेट लाओ भी कहते हैं। बहुत ही प्रभावशाली आदमी, इनका प्रभाव आपको दिखेगा आगे जाकर। इनका जो था कि सैन्य संगठन से ये चाहते थे कि सैन्य संगठन से क्या आ जाए, साम्यवाद का प्रसार हो जाए। ठीक है, अब साम्यवाद का प्रसार होने जा रहा है तो आप समझ रहे हैं अमेरिका इसके हमेशा खिलाफ रहेगा। अब तीसरे जो भाई थे उनका नाम है क्या, फूमी नौशवान। फूमी नौशवान, जिनका की विचार था कि हम क्या लाएंगे, दक्षिणापंथ का अनुसरण करके, दक्षिणापंथ का अनुसरण करके क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे राजनीतिक संघर्ष करेंगे और लाओस में दक्षिणपंथ की विचारधारा लाएंगे। दक्षिणपंथ की विचारधारा, दक्षिणपंथी विचारधारा क्या है, इसको आप एक लाइन में समझ लीजिए। दक्षिणपंथी विचारधारी जो लोग होते हैं, मतलब जो विचारधारा रखते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ यही विश्वास करते हैं कि जो पहले की चीजें हैं, जैसे धार्मिक और आर्थिक चीजें जो चल रही थी, जो राज्य में चल रही थी, जो धार्मिक वर्चस्व, चाहे मतलब पहले वाले जो धर्म जो चल रहा था उसको क्या रखा जाए, बनाए रखा जाए। वो इतिहास को क्या करना चाहते हैं, दोहराना चाहते हैं, इतिहास को वापस लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दक्षिणपंथी थे। तो ये इस तरह से फूमी नौशवान जो थे दक्षिण पंथ का अनुसरण करने वाले थे। ठीक है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका के क्या होंगे, क्लोज होंगे, क्योंकि ये साम्यवाद को नहीं लाना चाहते हैं। ये पहले वाली जो चीजें चल रही है, राजकुमार वाली चाहे जो भी चीजें, वो उसको क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे लागू करना चाहते हैं। अब देखिए ये सब चीजें चल रही थी तो यहाँ पे अमेरिका का कोई ये नहीं था, क्योंकि जब भाइयों के बीच में लड़ाई है तो यहाँ पे लाओस में अमेरिका का क्या काम है, अमेरिका कहां पे, नॉर्थ में वहां पे। ठीक है, और लाओस कहां पे, लेकिन फिर भी अमेरिका यहाँ पे कूद पड़ता है और अमेरिका कूदने के बाद आपसी संघर्ष जारी होती है। और अमेरिका जब कूदेगा तो ऑब्वियस सी बात है, 1954 की बात हो रही है, तो शीत युद्ध जारी है। और शीत युद्ध किसके किस बीच में है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जब शीत युद्ध है, जब अमेरिका इस यहाँ पे कूदेगा लाओस में, तो ऑब्वियस सी बात है क्या, रसिया भी क्या करेगा, वहां पे कूदेगा। तो अमेरिका और रसिया जैसे ही कूदे कहां पे, लाओस में। ठीक है, और लाओस में कूदते ही क्या हो जाएगा, लाओस में गृह युद्ध स्टार्ट होता है और एक बार फिर से विश्व शांति कहां आ जाती है, खतरे में आ जाती है। ठीक है, जहां जहां अमेरिका और रसिया क्या होंगे, क्योंकि महाशक्ति है ना। अब यहाँ पे आज के जमाने में आप देख रहे हैं, आज के युग में अभी देख रहे हैं आप कि रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। तो अमेरिका भी कूद पड़ा है और चाइना, आज क्या है, थोड़ा सा त्रिकोणीय संघर्ष हो गई है कि अगर चाइना और रसिया एक तरफ हैं तो अमेरिका क्या होगा, उसके खिलाफ रहेगा। तो जहां जहां ये तीनों अगर अभी के जमाने में अगर यहाँ पे इस एरा में अगर रहेंगे तो ऑब्वियस बात है हर जगह क्या होगा, वहां पे संघर्ष होना जरूरी है। इसीलिए आज यूक्रेन की हालत ऐसी है और पूरे विश्व शांति क्या है, खतरे में है, शांति अशांति फैली हुई है। अब देखिए ये सब चीजें हो रही थी, अमेरिका रसिया का संघर्ष हो रहा था, तभी कोशिश की गई कि एक संविधान बना लिया जाए और एक संविधान बना के क्या किया जाए, इस मसले को खत्म किया जाए। एक संविधान बनाया भी गया, बट इसका क्या हुआ, कोई भी बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ। भारत ने एक मांग की क्या, कि एक 1954 के करीब, उसके पहले एक अंतरराष्ट्रीय ये बना था, त्रिकोण मतलब कि 3 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय मंच बना हुआ था, जहां पे कि भारत, कनाडा और पोलैंड, ये देख लीजिएगा, पोलैंड शायद है या थाईलैंड, जो भी है, वो तीनों का क्या है, एक मिक्सचर, मतलब कि एक मंच पर लाया गया और अंतरराष्ट्रीय मंच बना के लाओस की चीजों को या हिंद चीन की चीजों को क्या करने का, सॉल्व करने की कोशिश की गई। तो भारत मांग करता है कि फिर से उसी अंतरराष्ट्रीय मंच को, मतलब भारत, कनाडा और जो थाईलैंड है, उसको क्या किया जाए, वापस लेके आया जाए, तभी ये चीज हो पाएगा। लेकिन 1961 में सम्मेलन भी होता है, 1961 में ये सम्मेलन भी हुआ बाद में जाके, और चीजों को सुलझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाया। यहाँ पे 1961 में सम्मेलन होता है, सभी ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति भी दे दी सबने, लेकिन चुनाव द्वारा सुवर्णफुमा को क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री, और सुफन्नबोंग जो है उप प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, जो तीनों भाई का नाम है थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा है, बट याद रखना जरूरी है इसलिए क्योंकि ये उप प्रधानमंत्री कौन, सुफन्नबोंग। अब सुफन्नबोंग किस चीज के ये थे, ये आपको दिखेगा किस चीज के, सुफन्नबोंग जो पाथेट लाओ थे, ये दक्षिणापंथ के क्या थे, विचारधारी थे, और ये क्या थे, बल्कि साम्यवाद के विचारधारक थे, और ये कौन थे, दक्षिणापंथ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका खुशी होगी कि साम्यवाद क्या है, उप प्रधानमंत्री है। और इस चीज का बहुत ज्यादा क्या था, इनको रिग्रेट था, कि इनको पाथेट लाओ को, कि हमको क्या चाहिए भाई, साम्यवाद। इनको बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं हुई। अब पाथेट लाओ क्या करेंगे, पाथेट लाओ की तो पहले से विचारधारा है कि सैन्य संगठन बना के क्या करना है, यहाँ पे साम्यवाद का प्रसार करना है लाओस में। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे, इसके साथ संघर्ष करेंगे, किसके साथ, सुफन्नबोंग के साथ। सुफन्नबोंग जो कि सुवर्णफुमा के साथ संघर्ष करते हैं, और असंतुष्ट पाथेट लाओ का लाओस पर आक्रमण होता है, और अमेरिका का अपने स्वार्थ के लिए इस युद्ध में भाग लेना स्टार्ट होता है। स्थिति इस तरह से क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है पूरी, इस तरह से गृह युद्ध हो जाता है, और अमेरिका की लास्टली क्या हो जाती है, बेइज्जती, क्योंकि लाओस जो है
जो पाथेट-लाओ की सेना है उनको किसको हरा देती है, अमेरिका की सेना को हराती है, और अमेरिका की सेना को हराने के बाद अमेरिका की बेइज्जती होती है और लाओस में वामपंथ का क्या हो जाता है, प्रसार होता है। अब वामपंथ क्या है, इतना याद रखिएगा कि वामपंथ क्या है। वामपंथ कुछ नहीं, दक्षिणापंथ जैसे कि पिछली विचारधारा को, मतलब धार्मिक विचारधारा, आर्थिक विचारधारा को बनाए रखना चाहता है। वामपंथ जो है बहुत ज्यादा फोकस करता है किस चीज पे, कि जो पिछड़े लोग हैं ना, किसी कारणवश अगर पिछड़ गए हैं तो उनको क्या करना, ज्यादा कोशिश करके, ज्यादा मतलब कि एफर्ट लगा के क्या करना, उनको बराबरी पे लाना। ठीक है, यही अंतर है दक्षिणापंथ और वामपंथ में। अब देखिए वामपंथ का प्रसार हो जाता है, एक तरह से साम्यवाद का प्रसार होता है वहां पे, और बात खत्म होती है। अब लाओस की बात हो गई हम लोग की, अब बात करते हैं हम लोग कंबोडिया की। ठीक है, कंबोडिया का आपको मैप दिख रहा होगा, कंबोडिया के आसपास क्या है, थाईलैंड है, पीछे इधर साइड में वियतनाम आपको दिखेगा। तो कंबोडिया जो है, कंबोडिया में भी जब 1954 का जेनेवा समझौता हुआ तो वहां भी संवैधानिक राजतंत्र, जैसे कि वहां पर संसदीय प्रणाली आया था लाओस में, उसी तरह यहां भी क्या आया, संवैधानिक राजतंत्र आया। बट अमेरिका के प्रभाव से जो राजकुमार थे, कौन बने थे, नरोत्तम सिन्हानुक। ठीक है ना, नरोत्तम कौन बने, सिन्हानुक बने, और सिन्हानुक की तटस्थवादी नीति से अमेरिका को बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई। अब जब बने हैं कौन, नरोत्तम सिन्हानुक बन गए राजकुमार, तो तुमको क्या लेना देना है, अमेरिका को कुछ लेना देना यहां से था ही नहीं। लेकिन फिर भी क्या पड़ा, कूद पड़ा, और फिर क्या करता है वो, नरोत्तम सिन्हानुक को हटाने के लिए वो कोशिश करता है। और बगल में एक आपको देश दिख रहा होगा, कंबोडिया के बगल में, ये थाईलैंड, थाईलैंड को उकसाता है। थाईलैंड, क्योंकि अमेरिका का प्रभाव रहता है थाईलैंड पे, और उसको उकसाता है कि तुम हेल्प करते हो, थोड़ा सा क्या किया करो, उसको पुश किया करो, बोला करो, इनको क्या बोलते हैं, नरोत्तम सिन्हानुक को क्या किया करो, बोला करो कि भाई आप हट जाइए पद से। ठीक है, ये सब चीजें चल रही थी। थाईलैंड को उकसा के क्या करना कोशिश करता है वहां पे, मतलब की शांति को वहां बिगाड़ना चाहता है और गृह युद्ध लाना चाहता है, और इनको क्या बोलते, नरोत्तम सिन्हानुक को क्या करना चाहता है, वो वहां से हटाना चाहता है, अपदस्थ करना चाहता है। अब ये सब चीजें हो रही थी, तब तक क्या हुआ कि थाईलैंड को उकसाकर वहां पे, लेकिन असफल हुआ, वहां पे अमेरिका क्या हुआ, असफल हुआ। और अमेरिका को क्या हो जाता है, अमेरिका का ईगो बहुत हर्ट होता है, वो बोलता नहीं है, लेकिन अमेरिका दिखेगा बहुत ज्यादा शांति मतलब कि शांति लाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। हर जगह मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जहां भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हैं पूरी दुनिया में, खासकर एशिया में, तो और जहां जहां प्रॉब्लम्स है वहां पे किसका हाथ है, अमेरिका का ही हाथ है, या रसिया का हाथ है। ठीक है, ये दोनों अपनी महाशक्ति अपने आप को आजमाने में, और खासकर 1950 के दशक से, मतलब कि वही 40 दशक तक, जब 1990 तक, इन लोगों का अलग ही क्या चला है, वर्चस्व का संघर्ष चला है शीत युद्ध में। ठीक है, तो इस तरह से चीजें बिगड़ रही हैं, और अमेरिका को गुस्सा है, और अमेरिका गुस्सा में क्या करता है कि कंबोडिया पर अटैक कर देता है। अब कंबोडिया पर अटैक करता है, और ऐसा वैसा अटैक नहीं करता, पूरा रासायनिक हथियार, जो मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन जो है, कि पूरा 40,000 एकड़ भूमि पर क्या कर देता है, वो पूरा बम की वर्षा करता है, और पूरा फसल क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उसको पता है कि जब फसल नष्ट हो जाएगा तो कंबोडिया के लोग क्या होंगे, परेशान होंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे क्या होने लगेगी, संघर्ष, और लाओस में मतलब कि कंबोडिया में गृह युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। अब अमेरिका का ये देखिए, मतलब कि दुष्टपंथी देख लीजिए एक बार से फिर से, और कंबोडिया का अमेरिका से राजनयिक संबंध तोड़ना तथा रूस की ओर झुकाव दिखाना अमेरिका को फिर से खलने लगा। अब जब तुम बम बरसाओगे तो वहां के लोग तुम्हें पूजेंगे थोड़ी ना, कंबोडिया के लोग पूजेंगे थोड़ी ना। अगर तुम वहां के उनको नरोत्तम सिन्हानुक को अगर उनसे खुश नहीं हो और उनको हटाना भी चाहते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप बम की वर्षा कर दीजिए, वहां के खेतों को नष्ट कर दीजिए। वहां के लोग वहां इससे खुश तो होंगे नहीं, और खुश नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके खिलाफ होंगे, और आपके खिलाफ होंगे तो सरकार कहां जाएगी, रसिया के साथ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रसिया तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा है। रसिया अगर लाना भी चाहता है, साम्यवाद का प्रसार करना भी चाहता है, तो अपना एक प्रभाव डालना चाहता है वहां पे, अपनी बातों से अपनी चीजों को रखना चाहता है। लेकिन अमेरिका का हमेशा क्या है कि जैसे वियतनाम में जैसे कि एजेंट ऑरेंज और नापाम जैसे रासायनिक हथियारों का यूज कर दिया, और यहां भी क्या कर दिया, आप देख रहे हो कि 40,000 क्या एकड़ भूमि पर बम की वर्षा कर दी। अब इसके कारण रसिया की तरफ जैसे ही जाता है कंबोडिया, ये खलता है किसको, अमेरिका को, क्योंकि साम्यवाद की तरफ झुकाव। अब साम्यवाद की तरफ झुकाव जैसा ही होता है, सिन्हानुक को षड्यंत्र से हटाने में अमेरिका सफल रहता है, कैसे भी करके सिन्हानुक को हटाता है, और किसको ले आता है, इनका जो अमेरिका के प्रभाव में थे, जनरल लोन, नाम याद रखिएगा, जनरल लोन आते हैं। लेकिन आते हैं तो क्या हुआ, जनता तो किसके साथ है, सिन्हानुक के साथ है, क्योंकि उसने अच्छा काम किया था। ठीक है, अच्छा काम किया था, अमेरिका संघर्ष किया, रसिया की तरफ झुकाव लाया जानबूझ के, क्योंकि साम्यवाद लाना चाहता था वो। ठीक है, ये सब चीजें चल रही थी। तब तक क्या होगा, जनरल लोन आए, और सिन्हानुक और लोन के बीच में क्या होगा, एक संघर्ष
शुरू होगा, मतलब कि युद्ध शुरू होगा। और युद्ध शुरू होते ही आप देखोगे कि कंबोडिया में भयंकर युद्ध, अमेरिका की इस कदम का वहां की जनता का विरोध होने लगा और अंततः इंडोनेशिया ने बोला, यहां पे आपको दिख रहा होगा कंबोडिया के बगल में आपको दिखेगा, नीचे दिखेगा कि इंडोनेशिया जो है जिसकी राजधानी क्या है, जकार्ता, और जकार्ता में वो एक सम्मेलन बुलाता है इंडोनेशिया की यार इतना गृह युद्ध क्यों हो रहा है, इतनी क्या प्रॉब्लम है, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुला लेते हैं, सबको बुलाते हैं और सबको बुला के क्या करते हैं, कंबोडिया की जो समस्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये सॉल्व करने की कोशिश करता है बेचारा कौन, इंडोनेशिया, लेकिन बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है। और इसी संघर्ष के बीच 9 अक्टूबर 1970 डेट याद रखिएगा कि क्वेश्चन आएगा कि 9 किस दिन को क्या किया गया, कंबोडिया को मतलब कि आजाद कर दिया गया, स्वतंत्रता की ये मिल गई, दर्जा मिल गई। तो 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया गणराज्य घोषित कर दिया गया और सिन्हानुक तथा लोनलोन में क्या होता रहा, संघर्ष जारी रहा। और लास्टली जो सिन्हानु की सेना है, लाल खुमेरी सेना, याद रखिए ये भी ऑब्जेक्टिव है कि कौन सी सेना, लाल खुमेरी सेना। क्वेश्चन आएगा कि लाल खुमेरी सेना जो है किसकी थी, तो नरोत्तम सिन्हानु की थी। और उसने विजय पथ अपना, मतलब विजय प्राप्त किया, कहां पे, लोनलोन पे विजय प्राप्त किया और लोनलोन भाग पड़े। तो ऑब्वियस सी बात है कि अप्रैल 1975 में आपको दिखेगा कि कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हुआ और जो है नरोत्तम सिन्हानु क्या बन गए, राष्ट्राध्यक्ष बन गए। अब नरोत्तम सिन्हानु राष्ट्राध्यक्ष बन गया, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो हमेशा जिंदा रहेगा, अमर थोड़ी ना हो क्या है, वो उनका मृत्यु होता है, उनकी मृत्यु होती है और मृत्यु होते ही जो उत्तराधिकार का युद्ध है किसके बीच में, ख्यू शम्फान और पोल पोट, ठीक है ना, ख्यू शम्फान और पोल पोट जो मिलकर राजतंत्र मतलब वहां पे चला रहे हैं, उनका क्या होता है कि बहुत ही आतंक वाला जो है युद्ध जो है शुरू हो जाता है, मतलब आतंक वाला वो क्या करते हैं, वहां पे राज करते हैं, मतलब उनका जो शासन करने का तरीका है वो आतंकी टाइप से, मतलब जनता को डरा के, ठीक है। इस तरह से ये सब चीजें चल रहती है, तब तक एक आदमी आता है, किसका नाम है, हेंग सामरिन। क्या नाम है, हेंग सामरिन। और हेंग सामरिन ने क्या किया कि शम्फान और पोलपोट को पराजित कर, दोनों लोगों को पराजित कर और कंबोडिया पर क्या कर दिया, अंततः अपनी विजय प्राप्त की। तो इस तरह से कंबोडिया का जो संघर्ष है आप देख सकते हो कि अमेरिका के आने से बहुत सारी चीजें बिगड़ती हैं, फिर क्या करता है इंडोनेशिया, कहीं ना कहीं इस चीज को सफल करता है, मतलब कि इस चीज को सुलझाने में मदद करता है, जकार्ता में सम्मेलन बुलाता है और लास्टली आप देखोगे कि चीजें सॉल्व हो जाती हैं और कंबोडिया को अपना राजतंत्र, जो वैधानिक राजतंत्र गणतंत्र है, वो मिल जाता है, ठीक है। अब लास्टली क्या होता है कि इस संघर्ष में रसिया और चाइना, क्योंकि वियतनाम पे आक्रमण कर देता है चाइना किन्हीं वजहों से, और इसके बीच में रसिया और चाइना के बीच में थोड़ी सी खटास जो है, क्योंकि दोनों देश जो है साम्यवाद का जो ये करते हैं, फॉलो करते हैं, साम्यवाद को फॉलो करते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। और दुश्मन होते ही ये चीजें जो इन दोनों के बीच में मित्रता थी चीन और रसिया के बीच में, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम में आ जाती है। तो इस तरह से जो अपना पूरा चैप्टर था कि वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, हिंद चीन का जो तीनों देश था, उसको मैंने क्या किया है, अच्छे से समझाने की कोशिश की पॉइंट वाइज, ठीक है। अब इस चीज को, इस लेक्चर को पढ़ लीजिए, मैं अगले लेक्चर में अपने इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव हो, जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकता है बिहार बोर्ड के लिए, वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप लोग खूब खुश रहिए और खूब पढ़िए। तब तक के लिए बाय।